नमस्कार प्यारे मित्रों, हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा। मित्रों, कक्षा 10 NCERT क्षितिज भाग 2 का अध्याय यशपाल का लिखा हुआ लखनवी अंदाज आज अध्ययन का विषय रहेगा। और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने यशपाल का जीवन परिचय पढ़ लिया था। तो अभी हम लखनवी अंदाज अध्याय है उनका लिखा हुआ, उस पर विचार विमर्श करेंगे। लेकिन मूल पाठ के बजाय सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे, ताकि उसकी जो मूल संवेदना है, मूल प्रतिपाद्य है, अर्थात पाठ में वो समझाना क्या चाह रहे हैं, वो हम समझ जाएंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, चलते हैं। देखो, यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। देखो, लखनवी अंदाज आपसे पूछ ले कि हिंदी की किस प्रकार की विधा है, तो आपको क्या बताना है? व्यंग्य। जैसे कहानी होती है, उपन्यास होता है, वैसे ही लखनवी अंदाज अध्याय किस प्रकार की विधा है, तो आपको बताना है व्यंग्य। हालांकि इस अध्याय से यशपाल साबित करना चाहते थे कि बिना कथ्य के, मतलब अपने पास यदि कोई कथन न हो तो कोई कहानी भी नहीं लिखी जा सकती। ये समझाना चाहते थे कि भी जब अपने पास कथन हो तभी कहानी लिख सकते हैं, जब अपने मन में विचार हो कोई तभी कहानी लिख सकते हैं। तो यशपाल ये साबित करना चाहते थे कि बिना किसी विचार की कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। लेकिन इसे स्वतंत्र रचना के तौर पे आप पढ़ सकते हो, मतलब आप ज़रूरी नहीं कि इसे व्यंग्य समझे, आप स्वतंत्र रचना भी मान सकते हो और लिख भी सकते हो कि ये स्वतंत्र रचना है। हालांकि है व्यंग्य, लेकिन यशपाल जी ने इसे स्वतंत्र रचना माना है। यशपाल उस पतनशील, मतलब पतन की ओर उन्मुख सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। देखो, सामंती वर्ग राजा से नीचे का वर्ग होता था, जो राजा के अंडर में काम करते थे, और उनका कार्य होता था किसानों से लगान वसूलना, कर वसूलना, उनको ज़मीन देना पट्टे के ऊपर। तो उनकी जो शैली थी वो बड़ी, मतलब धीरे धीरे अवनति की ओर जाने लगी, पतन उनका होने लगा, क्योंकि सारा दिन शराब के नशे में रहना, बस मौज मस्ती करते रहना, कोई कार्य करना नहीं, और किसानों पर अत्याचार शोषण करना। तो उस पर कटाक्ष किया गया है, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। अब ये पंक्ति मुख्य है, याद रखना। अब ये जो सामंती वर्ग है ना, ये वास्तविकता को नहीं जानता कि वास्तव में अब क्या चल रहा है। वो सिर्फ क्या दिखाना चाहता है, वो एक बनावटी जीवन शैली जीना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि हम कितने उच्च कुलीन हैं, हम कितने बड़े हैं, कि हम तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को तो यूं ही छोड़ देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब दिखावे की जो आदत होती है, शैली होती है, तो वही इन सामंती वर्ग में है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। मतलब आज भी आपको ऐसे मनुष्य मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ क्या करते हैं, दिखावा ही करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मूल पाठ पर। तो मुफसिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। अच्छा, पहले ही उर्दू शब्द, हाँ, इसमें अगर विशेष चाहो तो आप उर्दू शब्दों की बहुलता आप बता सकते हो। उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और यहाँ मुफसिल का अर्थ क्या होता है? मुफसिल का अर्थ मुख्य स्टेशन,
के आसपास जाने वाली गाड़ी, के आसपास जाने वाली गाड़ी। तो मुफसिल का अर्थ क्या हो गया? मुख्य स्टेशन के आसपास जाने वाली गाड़ी। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन थी और वो चल पड़ने के लिए उतावली होकर फुंकार रही थी, अर्थात जैसे हम लोग भी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो पाँव पाँव करे फिर बाजे। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। भाई देखो, उस समय ये कोई पेट्रोल की या डीजल की ट्रेन तो चलती नहीं थी, ना बिजली की चलती थी, भाप वाली चलती थी। तो भाप निकालना कर लेना, इसका भाप छोड़ना कर लेना, भाप छोड़ना। ठीक है, तो साथियों आराम से अगर आपको यात्रा करनी है तो कम से कम सेकंड क्लास का तो टिकट आपको लेना ही पड़ेगा, जिसमें भीड़ कम होती है, रिजर्वेशन जिसे आप कहते हैं। अपने तो भाई लोकल में अरबे में होवे हज़ारों लोग बैठे हुए, अरबे में बेरगोनी की हो जाए, बदबू, भीड़, पता नहीं क्या क्या। तो अगर आराम से यात्रा करनी है स्लीपर बुक करवाइए। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यहाँ यशपाल जी ये कह रहे हैं कि देखो इतनी भीड़ तो नहीं थी, फिर भी देखो मुझे कहानी भी लिखनी थी तो एकांत चाहिए था, और दूसरा भी खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देखने थे, तो मैंने कौन सी क्लास का ले लिया? सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। तो मतलब जैसा वो सोच रहे थे, निर्जन का मतलब क्या होता है? उजाड़, खाली। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? खाली, क्योंकि यशपाल तो ये सोच रहे थे कि भाई भीड़ नहीं है तो खाली मिलेगा, लेकिन उनका जो अनुमान था वो उनके प्रतिकूल ही निकला। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? विपरीत। तो वो खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो बर्थ, आप ट्रेन में गए हो तो जहाँ आप बैठते हो वो लंबी बैच टाइप में होती है, तो वो क्या कहलाती है? बर्थ कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैठने का स्थान। तो नवाबी नस्ल का मतलब, जैसा कि यहाँ दे रखा है नवाबी नस्ल का, तो क्या हो जाएगा? नवाब खानदान का। पहले नवाब क्या है कि ऊपर ही माने जाते थे। एक सफ़ेद पोश मतलब इसका अर्थ हो जाएगा सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। वेरी गुड, खीरे तो खाए होंगे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब वैसे तो वो एकांत में बैठे थे नवाब साहब, लेकिन जैसे यशपाल वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखों में भाई असंतोष दिखाई दे रहा था। और एकांत चिंतन का अर्थ क्या हो जाएगा? एकांत चिंतन, इसका तो सीधा सा अर्थ हो जाएगा अकेले में विचार करना, अकेले में विचार करना। ठीक है,
और विघ्न का अर्थ क्या हो जाएगा? बाधा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अच्छा, सूझ का अर्थ क्या होता है? कोई नया विचार, कोई नया विचार। ठीक है, तो हो सकता है कोई नया विचार, उस नया विचार करने में चिंतित हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब कई बार अपने हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना, तो आपस में बोलने लग जाते हैं, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई। ठीक है, संगति का मतलब आप सीधे सीधे बता सकते हो, साथ। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। सही है, तो आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है, आप जानते हो? स्वाभिमान। आत्मसम्मान का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वाभिमान। अच्छा, ये मुहावरा आ गया, आंखें चुराना। अब आप बता सकते हो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नजरें चुराना, या कह सकते हो बचना। सॉरी, नजरें चुराना तो ये गलत हो जाएगा। ये तो पहले ही दिया हुआ है, आँख चुराना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नजरें बचाना। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब यशपाल भाई आए थे, तो उनको अब जो असुविधाएं हुई नवाब साहब को और जो संकोच हुआ, अब उसका अनुमान करने में बैठ गए भी, कैसा लगा होगा उनको, मैंने तो गलत कर दिया या जो भी है। ठीक है, तो संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अच्छा, ये किफ़ायत का अर्थ क्या हो जाएगा? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है। किफ़ायत का अर्थ होता है बचत करना, समय की बचत हो जाए, थोड़ा समय मिल जाए। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। भाई देखो, नवाब साहब को तो प्रथम श्रेणी में सफ़र करना चाहिए, लेकिन नवाब साहब बैठे हैं हमारे कहाँ, सेकंड क्लास दर्जे में, द्वितीय श्रेणी में। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी शहर का सफ़ेदपोश व्यक्ति है वो उनको मध्यम दर्जे में सफ़र करता देखे। मतलब उन्हें शर्म आ रही है। जैसे हम लोगों को अब साइकिल चलाने में शर्म आती है ना, या पापा साइकिल पे छोड़ने आते हैं तो शर्म आती है कि और के पापा तो बाइक पे छोड़ने आते हैं, और हमारे तो वो आप सोचते हो कि कोई देख न ले, हमारा दोस्त यूँ नहीं कह दे रहा, वही चीज़ है। ठीक है ना, तो गवारा न होना, इसका अर्थ क्या होता है? सहन न होना। ठीक है, और इसके अलावा मंजिला दर्जा मैंने आपको पहले ही बता दिया, द्वितीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी? द्वितीय श्रेणी, स्लीपर। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं? ये यशपाल जी सोच रहे हैं कि भाई नवाब साहब ने अपना वक्त बचाने के लिए और वक्त काटने के लिए, टाइम पास के लिए खीरे खरीदते होंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों का मतलब इन आँखों की मस्ती में, आँखों के कोनों से।
तो भाई धीरे धीरे जो यशपाल थे वो नवाब साहब को देख रहे थे टेढ़ी नज़रों से। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा में संबोधन किया, आदाब अर्जे। कौन से अर्जे? आदाब अर्जे जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। वाह। तो देखो, आदाब अर्जे उर्दू भाषा का शब्द है पहली बात तो, ठीक है। और आदाब अर्जे का अर्थ होता है नमस्कार। क्या होता है? नमस्कार। और फिर एक और शब्द आया है शौक फरमाना। तो इसका अर्थ क्या होगा? इच्छा पूरी करना। मतलब खीरा खाओगे क्या? इच्छा है कि? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। तो कहने का मतलब वो नवाब साहब ज़्यादा ही शराफत दिखा रहे थे कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ, और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके पास तो नहीं है, आप तो मामूली हो, लेकिन मेरे पास खीरे हैं, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं ऐसा घटिया बंदा भी नहीं हूँ। तो समझ रहे हो आप? तो शराफत का अर्थ क्या होता है? सभ्यता या शिष्टता। सभ्यता या शिष्टता, आदर सम्मान वाला शिष्टता हो जाएगा, ठीक है। और फिर गुमान का अर्थ क्या होता है? वहम। अब बोलो, गुमान हो रहे हो किस तरह? गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, 2 दिन में कालियो बूंद बन जाए वो, ठीक है ना। तो लथेड़ लेना का अर्थ क्या होता है? शामिल करना। तो आपको ये नहीं लग रहा कि जैसे फीलिंग नहीं आ रही मिट्टी में उसको भी लथेड़ लिया, उसको भी शामिल कर लिया? तो शुक्रिया का अर्थ क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? धन्यवाद। कौन सा वाद? धन्यवाद। और किबला, किबला किबला मतलब जैसे अपने कहते हैं ना हिंदी में कृपा, तो वही हो जाएगा। क्या है? कृपया, शौक फरमाइए, ठीक है। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और भांप लिया कि आप हैं वो सज्जनता है उसका भ्रम बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हो, हमको भी अपने अंदर मिला लेना चाहते हो। तो हमने तो सीधा सीधा उन्हें धन्यवाद दे दिया और स्वयं कह दिया कि आप स्वयं ये कार्य कीजिए, हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। इसका मतलब जानते हो? गोद कर या गोदना। तो गोदना का अर्थ होता है चाकू को बार बार, कोई भी मतलब पैनी वस्तु है उसको बार बार चुभाना, ठीक है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। अच्छा, खीरे तो आप खाए होंगे, झाग निकालते हैं ताकि वो मीठा हो जाए। आजकल तो वो चाइनीज़ हो गए तो मीठा होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो एहतियात का अर्थ क्या होता है? सावधानी। क्या होता है? सावधानी से।
करीने से अर्थ क्या हो जाएगा? ढंग से, तरीके से, ठीक है ना, ढंग से या तरीके से। तौलिए पर क्या करते गए? सजाते गए। मतलब फाड़ियाँ बांगी काट के खीरे गिर फाड़ियाँ यहाँ तौलिया पर रखने लगे, यहाँ मस्त एकदम लूण मिर्च गिर गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। तो सुर्खी तो आपको पता होगा, लाल चूर्ण मतलब लाल मिर्च हो गया। बुरकना का अर्थ क्या हो जाएगा? छिड़कना। तो छिड़कना, ठीक है। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के संपूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित का मतलब भर जाना। जैसे बाढ़ आ जाती है ना, तो सारा जो स्थान होता है वो पानी से भर जाता है। अब भाई बा खीरे ने देख देखी वांगा मुँह में आ गयो पानी, और पानी में भर गयो मुँह बांगो। कल्पना कर गई, रसा स्वाद की कल्पना करके, मतलब ईसो ईसो स्वाद आओगो। जैसे अब मैं कह दूं कि समोसा खाऊंगा गे, छोला गेरेड़ा और कच्चा प्याज लाल हरी चटनी गेरेड़ी, तो मैं यहाँ सोच गई मुँह में आ जाए पानी। अरे समझ में आई बात है? तो यहाँ भावभंगिमा का अर्थ क्या हो गया? चेहरे का भाव, चेहरे का भाव। और रसास्वादन का अर्थ ये रहा, रसास्वादन, स्वाद चखना। क्या हो जाएगा? स्वाद चखना, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वो एक शब्द और बताना भूल गया, प्लावित। जैसा कि मैंने आपको सीधी भाषा में भी बता दिया, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पानी भर जाना, मुँह में पानी आ जाना। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अर्थात वो सिर्फ अमीर बनने की चेष्टा कर रहे हैं। रईस का अर्थ क्या होता है? अमीर। बस अमीर बनने का क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो एक बार फिर देख लीजिए। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मतलब टेढ़ी आंखों से उनको देख रहे थे कि मियाँ अमीर बनने का दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से ही असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो वल्लाह का अर्थ क्या होता है? अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की सू खागे तो देख एक बार, तो वो वाला है, ठीक है ना। तो बालम खीरा का क्या मतलब होता है? जैसे अपने तो यहाँ चाइनीज़ मिलता है, देसी वो मिलता है, जैसे लड्डू नहीं होता देसी घी वाला, डालडा घी वाला, तो वही है। ये एक वैरायटी है किसकी? खीरे की। तो लिख सकते हो यहाँ, खीरे की एक किस्म, ठीक है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देकर पानी मुँह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। तो
पनियाती का अर्थ क्या होता है? मेरे मुंह में पानी आ गया। पनियाती का अर्थ होता है रसीली, या मतलब उसे जो रष्ट पक रहा हो। अब आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। तो निभाना का अर्थ क्या हो जाएगा? निभाना हो जाएगा। तो आप विशेष में लिख सकते हो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है, दिखावे की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। और बाकी आपको मैं बता ही रहा हूँ। तलब का अर्थ क्या होता है? इच्छा। मुझे तो इस बात की तलब लगी है, इच्छा लगी है, ठीक है ना। तो तलब का अर्थ क्या हो जाएगा? इच्छा। और फिर मैदा का अर्थ क्या होता है? पेट से संबंधित होता है। पेट से संबंधित क्या? पाचन शक्ति। मतलब मैं उस खीरे को पचा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो किबला शौक फरमाइए, आप जानती है, पहले भी बता चुका हूँ। कृपा शौक फरमाइए। ये हमारे यशपाल जी, और ये देखो सफ़ेद पोश नवाब साहब, यही खतरनाक सुरपण खां सो लग गए हैं। नवाब साहब ने सतृण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृण का मतलब क्या होता है? ललचाई। दृष्टि से। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास का अर्थ होता है लंबा श्वास। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुँह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। तब तक नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वाद कर खिड़की के बाहर फेंकते रहे। अब बताओ क्या कर ले इन आदमी का। वासना से क्या होता है? इच्छा मात्र से। इच्छा मात्र से। अब वो क्या करते? वो नमक मिर्च लगी फांकों को नाक के पास ले जाते, सूंघते, और बस इच्छा मात्र से उन अपना पेट भर लेते और खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देते। ये सिर्फ दिखावे के लिए कि हम तो ऐसे ही करते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब देखो, ये दिखावे के लिए बेचारा खीरा और फेंक दिया। तो गुलाबी आंखें अर्थात गर्व भरी नज़र से। गर्व भरी नज़र से। खानदानी रईस का मतलब क्या होता है? असली अमीर परिवार का। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। बताओ। तो साहब ये हुआ कि नवाब साहब तो अब भाई खीरा वो सूंघ कर बस सूंघ कर क्या हो गए? थक कर लेट गए। और हमें तस्लीम का अर्थ क्या होता है? स्वीकृति। क्या होता है? स्वीकृति, मतलब स्वीकार करना। भाई उन्होंने बोला ना, ऐसे वो जताना चाहते थे कि ये होता है रईसों का तरीका, तो हमने भी उनको क्या कर लिया? उनके इस तरीके को स्वीकार कर लिया। और सिर खम का मतलब क्या होना है? सिर खम करना मतलब खम्बा गणी कहते हैं ना, तो सिर खम करना मतलब सिर झुकाना।
सिर झुका लेना। ठीक है, हमने भी उनके आगे सिर झुका लिया, उनकी इस तहजीब के आगे। तो तहजीब का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, या फिर कह सकते हो आप सभ्य आचरण। सभ्य आचरण। भाई तस्लीम में सिर खम कर लेना, मतलब उनके समर्थन में मैंने सिर झुका लिया था। तहजीब का अर्थ आप समझ गए होंगे, सभ्य आचरण हो गया। फिर बात करते हैं नफासत की। नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता। नजाकत का अर्थ क्या होता है? नाजुक तौर तरीका। नाजुक तौर तरीका। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीज या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। मतलब जिस हिसाब से मतलब नवाब साहब ने खीरे का प्रयोग किया था, ऐसे नमक मिर्च डालकर सिर्फ सूंघ कर बाहर फेंक देना, तो ये वैसे देखें तो ये नफीस मतलब उत्कृष्ट। नफीस का अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट। सॉरी, उत्कृष्ट। ये उनका उत्कृष्ट या बढ़िया तरीका है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी यही होता है, कल्पना मात्र। इसका अर्थ क्या होता है? कल्पना मात्र से, क्योंकि नवाब साहब ने खीरों का जो स्वाद लिया था वो कल्पना मात्र से लिया था। तो इसे हम एक सूक्ष्म मतलब महीन, नफीस का अर्थ बढ़िया या फिर उत्कृष्ट, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कल्पना मात्र का जो ये तरीका है ये बहुत अच्छा कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? ये भी यशपाल की बात ये भी सही है कि भाई ऐसा तरीका अपनाने लग जाएं तो क्या उदर का अर्थ क्या होता है? पेट। तृप्ति का अर्थ क्या होता है? संतुष्टि। क्या उसकी संतुष्टि हो सकती है? नहीं हो सकती। सूंघने मात्र से काम नहीं चल सकता, क्यों? अपनी कीड़ी थोड़ी है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। अच्छा आखिर अपनी वाली पे आ ही गए नवाब साहब। तो लजीज का अर्थ क्या होता है? स्वादिष्ट। और शकील का अर्थ क्या होता है? भारी। मतलब आसानी से पचता नहीं है, टाइम लगता है। नामुराद का मतलब क्या होता है? अभागा, भाग्यहीन, जिसका भाग्य अच्छा न हो। तो ये क्या कर देता है? मैदे पर बोझ डाल देता है, मतलब पाचन शक्ति पे क्या कर देता है? बोझ डाल देता है, जल्दी से पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई। जब नवाब साहब को बिना खीरा खाए डकार आ सकती है, वो मज़े ले सकते हैं, तो कहानी भी तो बिना कथ्य के, बिना विचार के, बिना घटना और पात्रों के भी तो लिखी जा सकती है। लेकिन क्या होनी चाहिए? लेखक की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए, वरना नहीं लिखी जा पाएगी, नहीं लिखी जा सकती। ठीक है ना? तो शुरू में आया था ना कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, किसमें? पाठ परिचय में, कि कथ्य के बगैर कहानी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन नवाब साहब के कारण ये कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है ना? तो
खागड़ों, अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पे, सुंदर सुंदर वाले बढ़िया वाले प्रश्न पे थोड़े थोड़े बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ये तो सरल ही है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है और ये लगातार आता भी रहता है। अगर एनसीईआरटी की बात करें सीबीएसई वालों की, तो उनमें 15 में 17 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसा कि पाठ में आप लोगों ने पढ़ा कि लेखक कहानी लिखना चाहता था और उसे एकांत चाहिए था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास की टिकट खरीदी थी और जब वो डिब्बे में चढ़े तो वहाँ नवाब साहब मौजूद थे। अब जब यशपाल अचानक वहाँ आए थे तो नवाब साहब का जो एकांत था वो भंग हो गया था, इसलिए असंतोष झलक रहा था, आपको पता ही है। अब नवाब साहब थे वो अपनी तरफ से तो भैया अपना परिचय या उत्साह परिचय करवाना नहीं चाहते थे, उत्साह भी नहीं दिखाया, बल्कि वो तो लेखक की तरफ उपेक्षा का भाव दिखाने लगे क्योंकि वो खिड़की की तरफ देखने लग गए थे। इसलिए उनके हाव भावों से लेखक को लगा कि वो बातचीत करने के मूड में नहीं है। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने बहुत ही उपाय से खीरा काटा, यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो भाई सीधी सीधी सी बात कि नवाब साहब अपने रईसी खानदानी का प्रभाव जमाना चाहते थे। उन्होंने खीरे का कल्पना के माध्यम से स्वाद लेने का जो तरीका था वो पेश किया। बड़े मनोयोग से उन्होंने खीरा काटा, खीरा काटकर उनकी फांकों पे नमक मिर्च डाला और सूंघ कर आनंद लेने का दिखावा किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे किसको? यशपाल को दिखाना चाहते थे कि खानदानी रईसों की नज़ाकत क्या होती है, नफासत क्या होती है, स्वच्छता क्या होती है, तहजीब क्या होती है, सभ्य आचरण क्या होता है, उसका वो प्रदर्शन करना चाहते थे। वो स्वयं को अन्य व्यक्तियों से अलग दिखाना चाहते थे। समझ में आई बात? तीसरा है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? भाई देखो, यशपाल तो एक बड़े कहानीकार भी हैं, एक उपन्यासकार भी हैं और वो कहानी के शिल्प और प्रक्रिया से भी भलीभांति परिचित हैं। तो जो नई कहानी 1960 के बाद आई तो उन पे उन्होंने काफ़ी व्यंग्य किए हैं और हम उनके विचार से सहमत है कि बिना विचार घटना पात्रों की कहानी नहीं बन सकती, क्योंकि कहानी लिखने से पहले एक विचार आपके अंदर होना चाहिए, एक लक्ष्य आपका होना चाहिए। आप उस विचार के अंदर क्या घटना दिखाना चाहते हैं, उसका पात्र विधान क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया, बिना विचार घटना पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती, जो कि नई कहानियों में होता है। और अंतिम प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? नाम कुछ भी दे लीजिए। अब जैसे दिखावे की ज़िंदगी, ख़ानदानी रईस नवाब, या नवाब ख़ानदानी रईस, तो ऐसे कुछ नाम आप दे सकते हैं। तो भली प्रकार से ये अध्याय समझ में आया होगा। तो प्रत्येक शब्द को आपको बताया गया है, विशेष आपको बता दिया है, प्रश्न उत्तर भी करवा दिए हैं और उम्मीद है कि भली प्रकार से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।